इधर ईरान ने बहरीन में यूएस फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के हमले में एक और अमेरिकी सैनिक की मौत भी हो गई है और अमेरिका ने तेहरान और इस्फान में ऑयल स्टोरेज डिपो को निशाना बनाया तो तेहरान ने फौरन इसका बदला ले लिया। ईरान की मिसाइल सीधे अब तेल अवीव में जाकर गिरी है। सऊदी अरब के तेल कुओं में दफन होगा तेल अवीव। ईरान ने छेड़ा तेल युद्ध, खाड़ी में जलेगा अमेरिकी बेस। अरब सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ने अपना रुख ओमान की तरफ मोड़ दिया है। ईरान के ड्रोन अटैक में बहरीन की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक तेल रिफाइनरी बापको को उड़ा दिया गया। लेबनान में इजराइल ने 200 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया। हवाई हमले में करीब 400 लोगों की मौत हो गई। साइप्रस में ब्रिटेन के एयरबेस पर हमले के बाद तुर्की ने 6 F-16 लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। मैं इस वक्त इसराइल में उस गाड़ी में बैठा हूं जो बिल्कुल चकनाचूर हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। हालत आप देख सकते हैं जो बाहर रहती हैं और मकानों की हालत आप पूछिए मत के इर्द गिर्द मकानों की हालत क्या हुई है। ये देख सकते हैं आप मकान खंडर में तब्दील हो गए हैं और ये आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग अब शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए। अब मिसाइलें सिर्फ शहरों पर नहीं गिर रही, निशाने पर हैं तेल के कुएं, रिफाइनरी और अमेरिकी मिलिट्री बेस। क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल से जल जाएगी? खाड़ी में नहीं बचेगा एक भी अमेरिकी बेस। जंग की आग में जल जाएंगे खाड़ी देश। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज बारूद बन गया है। ما تعرضت له بلادنا العزيزة والدول العربية والشقيقة والدول الصديقة من اعتداءات غير مسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من قبل إيران. فالبحرين كانت وستظل دولة سلام لم تبادر يوما إلى استعداء أحد ولم تنتهج إلا سبيل التعاون وحسن الجوار. ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन अटैक लॉन्च किए। इन सभी हमलों का बस एक ही मकसद था, खाड़ी में अमेरिकी अड्डों की तबाही। कतर में अल उदेद बेस, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस। ईरान ने यहां बार बार हमले किए। धमाकों की आवाज से दोहा गूंज रहा है। कतर की एयर डिफेंस ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। यूएई में तेहरान ने अल धवरा एयर बेस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक किए हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को निशाना बनाया। अबू धाबी और दुबई में भी कई धमाके हुए। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर और कैंप आरिफ जान पर बड़े बड़े हमले हुए। कुवैत ने 178 मिसाइल और 384 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। बहरीन में यूएस फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर पर अटैक हुए। ऑयल रिफाइनरी और पानी के प्लांट को भी निशाना बनाया गया। चारों तरफ धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इराक के एरबिल में यूएस बेस पर ड्रोन स्ट्राइक हुई। कुर्दिस्तान इलाके में भी हमले हुए।
सऊदी अरब में रस तनूरा रिफाइनरी और दूसरे ठिकानों को भीषण ड्रोन हमलों से दहला दिया गया। ईरान ने दावा किया कि सभी हमले अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में हुए। ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक खाड़ी देश अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए देते रहेंगे। دشمن دلش میخواد ما و کشورهای اسلامی در جنگ باشیم، اختلاف بین ما و کشورها ایجاد بکنه. بارها و بارها گفتیم و نیت و هدف مقام معظم رهبری این بوده ما با کشورهای همسایه خودمون برادریم، باید ارتباطاتمون خوب باشه. اما اتفاقی که داره رخ میده اینه که از هر کشوری بخوان به خاک ما حمله کنن و تجاوز کنن، طبیعتا ما مجبوریم جواب اونها رو بدیم و این چیزی رو که میخوایم جوابشون رو بدیم معنیش این نیست که ما با او کشور دعوا داریم، معنیش این نیست که ما خدای نکرده میخوایم مردم اونجا رو ناراحت بکنیم. खाड़ी देश अब पूरी तरह से युद्ध की चपेट में हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस होने की वजह से वो ईरान के निशाने पर हैं। कई खाड़ी देशों ने अमेरिका से सुरक्षा देने की मांग की है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये ईरान की एक बड़ी भूल हो सकती है। खाड़ी देश अब अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर सकते हैं। So the US-Israeli attacks are clearly illegal. There's really no doubt about it. And the reason why there's no doubt about it is that the only justification that the US and Israel could use to justify their use of force on Iran is self-defense. इस जंग का असर अब खाड़ी में तेल के उत्पादन को प्रभावित करने लगा है। कतर में एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कुछ दिनों में गल्फ में ऑयल गैस प्रोडक्शन रुक सकता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत में भी तेल उत्पादन में काफी कमी आई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन करीब करीब बंद हो गई है। खाड़ी में पानी के प्लांट निशाना बनाए जाने से वाटर सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल रही है। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने गल्फ देशों से माफी मांगी, लेकिन जंग में ईरान का नया सुप्रीम लीडर तैयार है। ईरान में अंतिम फैसला कौन ले रहा है? ईरान की राजनीति में आखिरी शब्द राष्ट्रपति के नहीं, सुप्रीम लीडर के होते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने साफ संकेत दे दिए कि मिडल ईस्ट की इस जंग से ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। یک هفته تقریبا انتظار و اون شوکی که پس از شهادت آیت الله خامنه‌ای در واقع به جامعه و در واقع ملتمون وارد شده بود و منتظر بودیم و خیلی خوشحالیم که الان رهبر انتخاب شده و مطمئنیم که این مسیر ادامه داره دیگه باز اقامت ایشون. و واقعا حس خوشحالی بود و واقعا نمی‌دونستیم که از غم از دست دادن رهبر گریه بکنیم یا خوشحال باشیم. از بابت اینکه آقا مجتبی انتخاب شدن. آقا مجتبی واقعا مثل پدرشون و واقعا لایق ترین و شبیه ترین کسی که ممکن بود در بین اعضا انتخاب بشه واقعا آقا مجتبی بود. तेहरान से आए संकेत में कहा गया कि अगर अमेरिका और इजराइल ने हमले जारी रखे तो जवाब और ज्यादा खतरनाक होगा। ईरान में सेना और आईआरजीसी सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती हैं। विदेश नीति और युद्ध का अंतिम फैसला खुद सुप्रीम लीडर लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम भी सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में होता है। यानी खाड़ी में जारी जंग अब सिर्फ सीमित सैन्य टकराव नहीं, इसमें शामिल हो चुके हैं ईरान, अमेरिका, इजराइल और कई खाड़ी देश। तेल के कुएं जल रहे हैं, रिफाइनरियां धुएं में डूबी है और खाड़ी के समंदर में अमेरिकी युद्धपोत खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में यह टकराव अब सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है तेल की, ताकत की और शासन की। अगर हालात नहीं संभले तो खाड़ी की ये आग पूरी दुनिया को जला सकती है।